सवाल यह है कि भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या है क्या? आप सब लोग इसमें इंटेलेक्चुअल्स जुड़े हुए हैं, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार आप लोग गूगल पे इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ इंडिया जरूर देखें और देखें कि इंडिया है कहां पे। जब आप इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ इंडिया देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि एक महान भारत जहां पे एक से बढ़कर एक राजा हुए, इतने तरीके से न्यायिक दृष्टि से पूरा भारत चला, जहां दुनिया की 30% जीडीपी हुआ करती थी, जिस भारत में हमारे भारत की जीडीपी 30% थी दुनिया की। और ये बहुत पुरानी बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये 14वीं शताब्दी तक की बात कर रहा हूं, बल्कि 15वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, जहां 30% जीडीपी हमारी हुआ करती थी। 17वीं शताब्दी में आके जब गिरी है तब भी 20% जीडीपी हमारी हुआ करती थी। आज वो भारत कहां खड़ा हुआ है? लिटरेसी रेट के मामले में हम 168 पोजीशन पे हैं, हंगर इंडेक्स में 102 पे है, एजुकेशन इंडेक्स में 145 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 140 पे है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 129 है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में 53 है, यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में 134 है, जेंडर इनइक्वालिटी में 76 है, जहां हमारे यहां कभी जेंडर इनइक्वालिटी थी ही नहीं। मतलब आप राम का दरबार को उठा के देखिए, चाहे कृष्ण का जो दरबार उठा के देखिए, चाहे युधिष्ठिर का दरबार उठा के देखिए, उनके आप, और चाहे चंद्रगुप्त का आप उठा के देखिए, हमारे आपको जेंडर इनइक्वालिटी नहीं मिलेगी। आखिर हम कहां आ गए, क्यों आ गए? तो पहला तो मैं आप लोगों से सबसे आग्रह यह करूंगा कि आप सब लोग एक बार इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ इंडिया देखें और उसमें देखें कि हम कैसे, जितनी घटिया चीजें होनी चाहिए उसमें हम सब में टॉप 10 में या टॉप 20 पे हैं, और जितनी अच्छी रैंकिंग है, जितने अच्छे पैरामीटर है, उसमें हम 50 के बाहर हो गए, और ज्यादातर में तो इवन 100 के बाहर है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 68 पोजीशन, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 80 प्लेस, हंगर इंडेक्स आउट ऑफ 100। लेकिन अवैध हथियार रखने के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पे है, सिगरेट कंजप्शन में टॉप 10 में है, शराब कंजप्शन में टॉप 10 में है। तो जितनी घटिया चीजें उन सब में हम टॉप 10 में आ गए। क्यों? ऐसा क्या हुआ कि जो चीज मुगल डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, जो इवन अंग्रेज भी उतना डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, वो 70 साल में और ज्यादा हो गया। अगर आप कैलकुलेट करें टोटल, मैंने कैलकुलेट किया, एक लमसम अमाउंट किया है, तो जितना अंग्रेजों ने, जितना मुगलों ने 600 साल में लूटा भारत को, उतना 200 साल में अंग्रेजों ने लूटा, और उतना 50 साल में हमारी सरकारों ने लूटा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जितना मुगलों ने 600 साल में लूटा था भारत को, उतना अंग्रेजों ने 200 साल में लूटा, और जितना अंग्रेजों ने 200 साल में लूटा, उतना भारत की सरकार ने, भारत के हमारे खुद के नेताओं, नौकरशाहों और सत्ता के दलालों ने मिलकर मात्र 50 साल में लूट लिया। तो अगर हम जाके देखें कि वास्तव में जो कुछ नहीं हो रहा है, जैसे नंदिनी जी आपको लगता होगा कि ये होना चाहिए, जितने भी साथी इसमें शामिल हैं आपको लगता होगा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो एक चीज ध्यान रखिए, जो होना चाहिए ये सबको पता है। ऐसा नहीं कि अश्विनी उपाध्याय को पता और आपको पता है, नहीं, ये हमारे सारे सांसदों को पता होता है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक में रहते हैं, उनके पास रोज 150 सजेशन आते हैं, लेकिन लागू नहीं होता। तो जो होना चाहिए अगर वो भारत में नहीं हो रहा है तो उसका दो कारण है। पहला, या तो वो लागू करने से फाइनेंशियल लॉस होगा, पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंशियल लॉस होगा, या सांसद विधायक मंत्रियों को पॉलिटिकल लॉस होगा, या वो लागू करने से जातिवाद खत्म होगा, परिवारवाद खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा, माओवाद खत्म होगा, वंशवाद खत्म होगा, कोई ना कोई वाद खत्म होगा। मतलब बहुत फ्रेंकली मैं आपको कह रहा हूं, जितने भी वाद हैं, वंशवाद, परिवारवाद, माओवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, अल्पसंख्यकवाद, जितने भी वाद हैं, कट्टरवाद, अलगाववाद, चरमपंथ, ये जितने भी वाद हैं, इनको खत्म करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बहुत आसान, बहुत इतना लंबा टाइम नहीं लगना चाहिए, 70 साल नहीं लगना चाहिए खत्म होने में। अगर ये नहीं खत्म हुआ तो इसका मतलब खत्म नहीं किया गया। आप सब लोग पढ़े, आप बताइए जरा, प्राइमरी में और जूनियर हाई स्कूल में कभी आपको बताया गया कि भ्रष्टाचार गलत चीज है? कभी आपको बताया गया कि जातिवाद गलत चीज है? कभी आपको बताया गया कि वंशवाद गलत चीज है? कभी आपको बताया गया कि ये जो नक्सलवाद, माओवाद गलत चीज है? कभी आपको बताया गया कि हमारे आर्टिकल 47 कहता है शराबबंदी होनी चाहिए पूरे भारत में? कभी नहीं पढ़ाया गया होगा, आर्टिकल 48 कहता है भारत में गौ हत्या पे प्रतिबंध होना चाहिए।
कभी आप ये नहीं बताया गया होगा कि आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो किसी भी देश को बर्बाद करने का सबसे बढ़िया तरीका यह होता है कि जो अच्छी चीज हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हो, उनको आप जनरेशन को पढ़ाओ ही मत, बच्चों को पढ़ाओ ही मत। जब उनको पता ही नहीं होगा कि भाई होना क्या चाहिए, तो वो सवाल कैसे खड़े करेंगे। जैसे एक फंडामेंटल राइट है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी है, और फिर एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो काम है जो सरकारों को करना होता है। ऐसे इसमें बाद में एक आर्टिकल है, वो कहता है कि हमें रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी है एमएलएस की, एमपीज की, यानी एमएलए, एमपी, पार्षद, प्रधान, सबकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। 70 साल बीत गए, हमारे देश में आज तक ये नहीं डिफाइन हुआ कि विधायक को क्या क्या करना है, सांसद को क्या क्या करना है, पार्षद को क्या करना है और प्रधान को क्या करना है। इसलिए हो क्या रहा है कि जो काम पार्षद और प्रधान का है, वो बिजली ठीक कराने वाला, नाली ठीक कराने वाला, कुछ पार्क ठीक करने वाला, वो सांसद और विधायक कर रहा है। तो मतलब चूंकि कोई रोल्स डिफाइन ही नहीं किया, और ऐसा नहीं कि नहीं, ये जानबूझ के नहीं डिफाइन किया गया, जिससे जनता को पता ही नहीं चले कि उसको किस काम के लिए किसके पास जाना है। जनता को पता ही नहीं चले, वो सबके पास जा रहा है। वो आदमी विधायक के पास भी भागे, सांसद के पास भी भागे, इनके पास भागे, उनके पास भागे। इसमें उदाहरण के लिए एक मेरी पीआईएल चल रही है, इसमें आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 ये कहता है कि भारत में जो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होंगे, उनको अपने रीति रिवाज को पालन करने का उनको अधिकार होगा। यह क्यों बनाया गया था? यह इसलिए बनाया गया कि जो 1947 में बंटवारा हुआ, तो बंटवारे के टाइम निश्चित रूप से धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ था, हिंदू मुस्लिम हुआ था पूरी तरीके से। तो यहां मुस्लिम बहुत कम बचे हुए थे। तो कुछ लोगों को लगा संविधान सभा में कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो मेजॉरिटी जो हिंदू है उनकी सरकार बनेगी। ऐसा ना हो कि सरकारें जो हिंदुओं के सहयोग से बने, हिंदुओं के वोट से बने, वो बाद में मुसलमानों को अपना त्योहार न मनाने दें, ईद न मनाने दें, अपना उनको चर्च न जाने दें, उनको अपना मस्जिद न बनाने दें, उनको अपना बकरीद न मनाने दें, उनको अपनी फ्राइडे प्रेयर न करने दें। ऐसा उनके दिमाग में एक आशंका आई, जो संविधान सभा की डिबेट में लिखा हुआ है। मैं आपको बेसिकली, संविधान तो बहुत पतला सा है, संविधान सभा की डिबेट ऐसे 5 वॉल्यूम है। ये एक वॉल्यूम मेरे हाथ में है, ऐसे 5 वॉल्यूम है, जो डेढ़ साल में लगातार संविधान बना था। तो इस तरीके से एक ये 1,500 पन्ने के 5 वॉल्यूम है, इसमें पूरी संविधान सभा की डिबेट लिखी हुई है। तो आर्टिकल 30 इसलिए आया था। लेकिन सोचिए जरा हुआ क्या? भारत इकलौता देश है दुनिया का, भारत इकलौता देश है दुनिया का जहां मेजॉरिटी इक्वल राइट के लिए लड़ाई कर रही है। दुनिया के बाकी सारे देशों में जो माइनॉरिटी होता है वो लड़ाई, वो कहता है हमको बराबर अधिकार दे दो, हमको भी बराबर, हमको भी, हमारे बच्चों को भी स्कूल में जाने दो, हमको भी यहाँ जो मेजॉरिटी को मिल रहा है हमको भी दे दो। यहां उल्टा हो रहा है, यहां मेजॉरिटी कम्युनिटी कह रही है हमको वो सब कुछ दे दो जो आप माइनॉरिटी को देते हो। संविधान में आर्टिकल 30 आ गया। 30 में क्या कहा कि जो माइनॉरिटी है उनको अपने कल्चर का प्रोटेक्शन करने का अधिकार है। केवल रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं बल्कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। चूंकि हमारे देश का बंटवारा, जो देश के हमारे राज्य बने, जो जितने भी प्रदेश बने हैं वो लैंग्वेज के आधार पे बने हैं। तो ये इसकी जो स्पिरिट ये थी कि मान लीजिए महाराष्ट्र है जहां सब लोग मराठी बोलने वाले हैं, अब वहां पे अगर कोई हिंदी बोलने वाला होगा तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर बिहार है, यूपी है, जहां सब लोग हिंदी बोलने वाले हैं, यहां कोई तमिलनाडु का होगा, वो अपनी लैंग्वेज बोलेगा तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ऐसा नहीं कोई उसको मार मार के कहेगा तुम हिंदी बोलो, हिंदी बोलो। मान लीजिए कि कर्नाटक में कोई हिंदी बोलने वाला है तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा कि तुम भी कन्नड़ बोलो, या तुम भी तमिल बोलो, या तुम भी मलयालम बोलो। इस आर्टिकल का इस प्रोविजन ये था। लेकिन उसके चक्कर में क्या किया, आज तक माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया, माइनॉरिटी का गाइडलाइन सेट नहीं हुआ, माइनॉरिटी का पैरामीटर सेट नहीं हुआ कि 1% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा कि 2% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा। माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दिया, और हजारों करोड़ जा रहे, टैक्स पेयर के पैसे से जा रहे। दिक्कत ये होती है, ये हमारे जो टैक्स पेयर है, बड़े से बड़े टैक्स पेयर से आप 100 रुपए मांगो उधार नहीं देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका जो लाखों रुपए टैक्स जा रहा है वो जा कहां रहा है। वो कभी पूछते भी नहीं, उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। तो सबसे पहले दिक्कत। और दूसरी, आर्टिकल 30 का जो प्रोविजन था, जो माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट आया था, वो सबके लिए थोड़ी था, पूरी दुनिया के लिए तो नहीं था भाई। भारत, ये समझने की जरूरत है कि जो भारत में
रिलीजन पैदा हुए, जो जिसकी जेनेसिस भारत की है, वो रिलीजन जिनकी जड़ भारत में है, उसको तो आप माइनॉरिटी मान सकते हो। पूरी दुनिया को माइनॉरिटी आप थोड़ी मान लोगे। भारत का संविधान, मैं एक बार रिपीट करता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे आज तक कभी डिबेट नहीं हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा इस पे सोचें। भारत का संविधान लागू होता है भारत के लोगों के लिए, तो जब भारत में आपको माइनॉरिटी ढूंढना है तो आप किसको ढूंढोगे? उन धर्मों को माइनॉरिटी ढूंढोगे, उन धर्मों को आप माइनॉरिटी मानोगे जिनकी पैदाइश भारत में है। उदाहरण के लिए सिख धर्म भारत में पैदा हुआ, जैन धर्म भारत से निकला, बौद्ध धर्म भारत से निकला, इसको तो आप माइनॉरिटी कह सकते हो। लेकिन जिन रिलीजन की जेनेसिस भारत में है ही नहीं है, जिसकी जेनेसिस कहीं अरब में हुई या कहीं और हुई, यरूशलेम में हुई, उनको आप माइनॉरिटी कैसे कहोगे? यह सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता था, इसमें मैंने आज तक कभी चर्चा नहीं किया, लेकिन आप सारे इंटेलेक्चुअल्स पे आप जरा सोचिए कि भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए बना, तो निश्चित रूप से जो माइनॉरिटी ढूंढी जाएगी, जो माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा, वो उन्हीं लोगों को तो किया जाएगा ना, उन्हीं रिलीजन को जिनकी जेनेसिस भारत की है। और नहीं तो फिर आप पूरी दुनिया में जितने भी धर्म है सबको माइनॉरिटी घोषित करो। फिर आपने 5 को क्यों किया? आपने जैन को किया समझ में आता है, आपने बौद्ध को किया समझ में आता है, आपने सिख को किया समझ में आता है, लेकिन आपने मुस्लिम को, इस्लाम को आपने अगर माइनॉरिटी माना जो कि अरब में पैदा हुआ, आपने क्रिश्चियन को माइनॉरिटी माना जो कि कहीं और पैदा हुआ, तो आपने यहूदियों क्यों नहीं मान लिया? और भी ऐसे दुनिया भर के और भी रिलीजन है, छोटे छोटे रिलीजन दुनिया भर के चलते हैं कई देशों में, आपने उनको क्यों नहीं मान लिया? आपने केवल इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी क्यों मान लिया? मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, जब आर्टिकल 14 सबको बराबर अधिकार दे रहा है, जब हम कहते हैं ये भारत सेकुलर है, तो सेकुलर देश में जहां हमारे पास आर्टिकल 14 का प्रोटेक्शन है, जो कहता है कानून की नजरों में सब बराबर है। आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है सबको बराबर अवसर मिलेगा। फिर अलग से माइनॉरिटी कमीशन, अलग से माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर, अलग से उसके लिए माइनॉरिटी का बजट। मुझे लगता है कि ये हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस पे व्यापक चर्चा की जरूरत है। इस पे आप सब लोगों को, अकेले अश्विनी उपाध्याय बोलेंगे तो बात नहीं बनेगी, ये आम जन को बोलना पड़ेगा कि भाई ये क्यों कर रहे हो? जब इस भारत में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी हमारे ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, तो आप इसको बांट क्यों रहे हो? दूसरा मैं विषय आता हूं, भारत के सामने जो बहुत बड़ी समस्या यह है, एक तो है जनसंख्या विस्फोट का, और दूसरी समस्या जो है, अगर आप उसको 1/2 कर रहे हैं, एक कन्वर्जन की समस्या है, घुसपैठ की समस्या है, जिहाद बहुत तेजी के साथ भारत में चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, आजकल मजार जिहाद बहुत शुरू हो गया है, सरकारी जगहों पे कब्जा किया जा रहा है मजार बना बना के, दरगाह जिहाद बहुत तेजी के साथ शुरू हो चुका है, जगह जगह सरकारी जगह पे दरगाह बना लिया जाता है और कब्जा कर लिया जाता है। मतलब दुनिया का, मैंने रिसर्च किया तो पता चला दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जहां हाई कोर्ट के अंदर मजार और दरगाह बनी हुई है। बाकी दुनिया में किसी देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजार दरगाह नहीं बनी है, लेकिन भारत में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मजार बनी हुई है, दिल्ली हाई कोर्ट जो देश की राजधानी है, यहां की हाई कोर्ट के अंदर मजार बनी हुई है, और हर फ्राइडे को प्रेयर होता है, हर फ्राइडे को प्रेयर होता है। फ्राइडे के दिन हम लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि गेट एक ही है, उसी गेट से हम लोग सारे वकील जाते हैं, उसी गेट से लोग नमाज पढ़ने चले आते हैं। दूसरा, इलेक्शन कमीशन का हेड ऑफिस दिल्ली में अशोका रोड पे है। इलेक्शन कमीशन के गेट पे, एकदम गेट पे, मतलब 10 फीट की दूरी नहीं छोड़ा, 5 फीट भी नहीं छोड़ा, एकदम गेट पे मजार बना दिया। नन्हे खां की दरगाह, फल्लू खां की दरगाह, पता नहीं किसकी किसकी दरगाह। तो ये जो जिहाद चल रहा है, इसका रूट काज क्या है? हमारे यहां आज की डेट में थोड़ी जागरूकता आई है तो लोग उस पर चर्चा तो करते हैं, हाँ ये समस्या है, लेकिन उसके रूट काज पे नहीं जा रहे। आज मैं आप लोगों से रूट काज पे चर्चा करना चाहता हूं।